अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, ज़ाती मसरूफ़ियत थी, इसलिए इंशाअल्लाह आगे से नहीं होगा, इसे रेगुलर अपलोड किए जाएंगे। चलिए आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मजमून उर्दू पैडागोजी सवाल जवाब की सूरत में हिस्सा 8। गाइस इसके पहले 7 वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। टैग वर्ड्स के, बेसिक नॉलेज ऑफ CTET, सारी की सारी चीज़ें जो तो मैंने अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग वहाँ से जाके पूरी वीडियोस को जो तो ज़रूर देखें। आप लोग को बहुत अच्छे अंदाज़ में और आसान अंदाज में समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आप लोग को लिंक नहीं मिलती है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट जो है तो डाल दूंगा, इंशाल्लाह वहाँ से आप लोग देख सकते हो। आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए या जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ आप आपकी क्यूरीज़, आपके सवाल मुझ तक जो तो कमेंट बॉक्स की सूरत में पहुंचा सकते हो। इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं उर्दू पैडागोजी सवाल जवाब की सूरत में हिस्सा 8, ठीक, यानी कि 8वां जो है तो ये किश्त है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स जो है तो या इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो है तो मैंने ऐड किया हूँ और बहुत आसान अंदाज में आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखें, स्किप ना करें, क्योंकि हर क्वेश्चंस के ऊपर मेरी कुछ ना कुछ टिप्स होती ही है। आप जितना डील में, जितना तफसील में देखेंगे आपको उतना ही पैडागोजी समझ में आएगा। और मैं समझता हूँ कि ये पैडागोजी की सीरीज़ अगर आप लोगों ने मुकम्मल देख लिए तो ये सिर्फ आप लोगों को उर्दू में नहीं बल्कि हिंदी में भी, CDP में भी, EVS में भी, मैथ्स में भी, SST में भी, इवन आप लोगों का जो साइंस मैथ्स है उसमें भी आप लोग को जो तो यूज़फुल रहेंगे। आइए पहले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए, स्कूल में खेलकूद की सरगर्मी में लगाए गए वक्त के बारे में एक मौलिम के तौर पर आप क्या सोचते हैं। यानी आप बहैसियत मौलिम हो और आप स्कूल में अपना जो वक्त है वो खेलकूद में लगा रहे हो, तो इस सरगर्मी के बारे में आप जो है तो क्या सोचेंगे। पहला ऑप्शन है आप लोगों का वक्त की बर्बादी है। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2, वक्त को खेलकूद की बजाय मुफीद कामों में लगाया जाए। ऑप्शन नंबर 3, वक्त का सही इस्तेमाल है और खेलकूद तलबा के लिए ज़रूरी है। और इनमें से सभी, ठीक है, ये यहाँ पर जो ये ऑप्शन नंबर 3 है और ये ऑप्शन नंबर 4 है। यहाँ पे 4 जो तो डबल प्रिंट हो गया है, आप उसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर गाइज अगर आप लोग देखेंगे तो सवाल में वक्त की बर्बादी तो है ही नहीं, खेलकूद वक्त की बर्बादी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, वक्त को खेलकूद की बजाय मुफीद कामों में लगाए। तो खेलकूद की बजाय मुफीद कामों में कैसे लगाए, खेलकूद भी तो तलबा के लिए ज़रूरी है, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। अब जब ऊपर के 2 ऑप्शन कट हो गए तो लास्ट ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, इनमें से कोई भी नहीं, ये भी नहीं रहेगा। ठीक, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए वक्त का सही इस्तेमाल है और खेलकूद तलबा के लिए ज़रूरी है। याद रख लीजिए स्कूली निसाब में जो है तो PT यानी कि फ़िज़िकल एजुकेशन आप लोगों ने DED और BEd में पढ़े ही होंगे। DED में ख़ास तौर से जो तो पढ़ाया जाता है, एक चैप्टर या एक मजमून अलग से होता है और खेलकूद भी तलबा के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि पढ़ाई लिखाई, यानी कि जितना वो स्टडी करेंगे उसके साथ साथ उन लोगों को जो तो खेलकूद भी जो तो ज़रूरी है। इवन जब हम लोग नर्सरी वगैरह में एडमिशन्स वगैरह लेते हैं या बच्चों के एडमिशन कराते हैं तो वहाँ पर पढ़ाने की शुरुआत खेल से ही होती है। तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाता है कि तलबा को खेलकूद का ये सही इस्तेमाल है और ये वक्त का इस्तेमाल खेलकूद में जो तो बिल्कुल सही है और वो ज़रूरी होना चाहिए। आइए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ज़बान की खामी जो किसी की लिखने की सलाहियत पर असरअंदाज होती है इसे कहते हैं। अब यानी जो ज़बान की खामी है जो कि किसी की लिखने की सलाहियत पर, याद रख लीजिए मैंने आप लोग को इसके पहले एक वीडियो हमारा हुआ है जो कि ज़बान की या महारतों की जो नुकाइस थे, उनकी जो कठिनाइयाँ थी,
तो उसके ऊपर जो तो बनाया है, आप लोग वो जाकर देख लीजिए। इस पर 2 क्वेश्चंस जो तो पूछे ही जाते हैं, ठीक। जहाँ पर भी आप लोगों का लिखने की सलाहियत पर असरअंदाज होने वाले आया अगर, तो वहाँ पर वो जो है तो क्या होता है, वो होता है आप लोगों का डिसग्राफिया। लिखने से मुतालिक डिसग्राफिया, पढ़ने से मुताबिक डिसलेक्सिया, अफेजिया और सॉरी डिसकैलकुलिया जो है तो ये मैथ्स के मुतालिक है। अफेजिया जो है तो इसमें हमें एक भ्रम हो जाता है, इंसान सुस्त हो जाता है, और डिसलेक्सिया में जो तो पढ़ने से मुतालिक होता है। तो यहाँ पर जब लिखने से मुतालिक आ गया है तो लिखने से मुतालिक हम लोगों का डिसग्राफिया है, यही हमारा जो तो सही होता है। मैंने आप लोगों को जो बीमारियां है इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, आप लोग को वापस से डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक जो तो मैं दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर जो तो देख सकते हैं। आइए बढ़ जाते हैं और अगले सवाल की ओर। लिखने में ऐसी परेशानी जिसमें बहुत सी पेचीदा हरकी और मालूमात को काबिल इस्तेमाल बनाने की महारत की ज़रूरत होती है, इसे कहते हैं याद रख लीजिए, यहाँ पर भी लिखने के लिए ही आ गया है। जहाँ पर भी लिखने का तज़किरा आया वो आप लोगों का डिसग्राफिया ही रहेगा। अगर मैथ्स के मुतालिक आता है, इल्म रियाजी के कुछ सवालात को हल करने के लिए अगर दुश्वारी का सामना करना पड़ता है तो डिसकैलकुलिया, अगर पढ़ने से मुतालिक आता है तो डिसलेक्सिया, और अफेजिया का तो आप लोग को बता ही दिया हूँ कि इसमें सुस्ती का हम लोग जो तो इजहार करते हैं, बच्चा सुस्त रहता है हमेशा ही, जो तो वो अपने आप को चुस्त नहीं महसूस करता। आइए बढ़ जाते, यहाँ पर हम लोग का जो सवाल का जवाब सही हुआ वो कौन सा हुआ, डिसग्राफिया, क्योंकि इसका ताल्लुक भी लिखने से ही है, ठीक। आइए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। देख लीजिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है आप लोगों का कि मौलिम में दर्ज झील में से किस बात का होना ज़रूरी है, यानी मौलिम में कौन सी बात का होना ज़रूरी है। मजमून पर उबूर होना चाहिए, नफ्सियात की मालूमात होना चाहिए। बच्चे को अगर टीचर को अगर बच्चे की नफ्सियात का मालूम है, उसके जहन में क्या चल रहा है, अगर वो जहन को पढ़ पा रहा है तो ये टीचर्स के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद में नए तदरीसी तरीक़ों से वाकफियत, तो भाई ये भी होनी चाहिए। अब जब 1, 2 और 3 होने चाहिए तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा सही हो जाता है कि इनमें से सभी या मंदरजा बाला 2, 3 और 1, ये तीनों के तीनों जो तो सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 मंदरजा बाला सभी, ये जवाब आपका सही होता है, ठीक। आइए बढ़ जाते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 5वां सवाल है आप लोगों का। क्या है 5वां सवाल, बहुत अच्छा है कि तलबा को स्कूल में मुनक़द होने वाले बहस मुबाहिसे के मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए, जिससे कि अब स्कूल में जो तो बहस मुबाहिसे का प्रोग्राम हो रहा है और बच्चों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अब उसके हिस्सा लेने से क्या चीज़ें डेवलप होंगी बच्चे की, देखिए इनमें मुंतकी तौर पर सोचने की सलाहियत पैदा हो सके, ठीक। ये कुछ हद तक हो सकता है। अभी हम लोग आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। नंबर 2 है वो अपने वालिदैन और मौलिम को खुश रखे। याद रखो तालीम का कभी भी मकसद जो तो किसी को खुश करना नहीं है, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। वो एक दूसरे को शिकस्त दे सके, भाई शिकस्त भी क्यों देगा, तालीम का मकसद शिकस्त देना है ही नहीं। और स्कूल में दिए जाने वाले इनाम हासिल कर सके, भाई तालीम का मकसद इनाम हासिल करना भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जवाब क्या सही हो गया, यहाँ पर हमारा जवाब सही हो गया कि इनमें मुंतकी तौर पर सोचने की सलाहियत पैदा हो सके, यानी कि वो तरकीबी तौर पर मुंतकी यानी कि आइडिया जो तो वो सोच सके और सोचने की सलाहियत जो तो पैदा हो सके, डेवलप हो सके, यही जवाब हमारा जो तो यहाँ पर सही होता है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 6वां सवाल हमको क्या कहता है कि अपने कमरा जमात के शर्मीले तालिब इल्म में ख़ुद एतमादी पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे, यानी कि एज ए टीचर बहैसियत मौलिम आपकी स्कूल में जब आप पढ़ा रहे हो तो वहाँ पर कुछ तलबा ऐसे होते हैं जो शाय होते हैं, जो शर्मीले होते हैं, और उन शर्मीले तलबा में ख़ुद एतमादी को पैदा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो देख लीजिए आप लोग, इनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे। भाई बोलने के लिए मजबूर नहीं करना है, गलत टैग वर्ड हो गया, ऑप्शन ही कट गया। इनको ऐसे उन्वानात पर बोलने का मौका फराहम करेंगे जो वो जानते हो, ठीक है। आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। इनके ना बोलने पर गुस्से का इजहार करेंगे। भाई टीचर अगर गुस्से का इजहार करेगा तो बच्चा सीखेगा क्या, करना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 भी जो तो हमारा कट गया।
और ऑप्शन नंबर 4 है इनके लिए कोई ख़ास कोशिश नहीं करेंगे। तो भाई टीचर अगर कोई ख़ास कोशिश कर ही नहीं रहा है तो वो तालीम ही क्या फ़ायदे की। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है तो यहाँ पर वो बचता है, और वो है कि इनको ऐसे उन्वानात पर बोलने का मौका फ़राहम करेंगे जो वो पहले से जानते हो। इसलिए तलबा में ख़ुद एतमादी जो तो अपने आप ही जो तो पैदा होने लगेंगी, और ये बहैसियत मौल्लिम एक बहुत अच्छी एक्टिविटी सरगर्मी जो तो होंगी। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। एक मौल्लिम के लिए सबसे अहम चैलेंज क्या है। अब एक मौल्लिम के लिए कमराए जमात में सबसे अहम चैलेंज जो है तो क्या है। देखिए, कमराए जमात में नज़्म ज़ब्त कायम करना, ठीक है, कुछ हद तक लेके चलते हैं। तलबा से घर काम कराना, भाई तलबा से घर काम कराना मौल्लिम के लिए चैलेंज नहीं है, गलत हो गया ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 तदरीस व इक्तिसाब के अमल को दिलचस्प बनाना, हाँ ठीक है, ये कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन आगे देखेंगे हम लोग। इनके लिए कोई ख़ास कोशिश नहीं करना, भाई ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बचते हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर, ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर पहले रोशनी डाल देता हूँ कि तदरीस और इक्तिसाब के अमल को दिलचस्प बनाने के लिए। भाई तदरीस और इक्तिसाब के अमल को दिलचस्प बनाने के लिए तो ठीक है चैलेंज है, लेकिन जब तक क्लास में नज़्म ज़ब्त कायम नहीं होगा तब तक वो दर्स व तदरीस को दिलचस्प कैसे बना पाएगा। तो मौल्लिम के लिए सबसे पहले सबसे अहम क्या होता है, कमरा जमात में नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखना, और मौल्लिम के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो गया। अगर ऑप्शन नंबर 1 नहीं होता तो हम लोग कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाते। 2 और 4 तो कतई नहीं हो सकते, घर काम कराना और इनमें से कोशिश ही नहीं करना, ये तो हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 1 जो है तो सही हो गया। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। तलबा में खेलों के तई दिलचस्पी पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे। अब तलबा में खेलने के लिए दिलचस्पी आपको जो तो पैदा करनी है, आप क्या कर सकते हो। तलबा को खेलकूद की अहमियत बताएंगे, हाँ भाई ठीक है, तलबा को अहमियत बताएंगे तो तलबा खेलकूद में जो तो शिरकत कर सकते हैं। स्कूल में मुख्तलिफ़ खेलों का इनेकाद करेंगे, भाई ये भी कर सकते हैं। खुद भी तलबा के साथ खेलेंगे, देखिए खुद भी तलबा के साथ खेलेंगे, ये भी कर सकते हैं। यानी आप अगर खुद तलबा के साथ में अगर खेलेंगे तो तलबा जो है तो दिलचस्पी का मुजाहरा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, और ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का अगर देखें तो मंदरजा बाला सभी, यानी ऊपर के सभी जो तो जवाबात सही है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही होता है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत अच्छा सवाल है, देख लेते हैं। आप मौल्लिम का पेशा अपनाना चाहते हैं क्योंकि, अब आपको मौल्लिम आपने क्यों बनना पसंद किया। अब वैसे बहुत सारे लोगों का अलग अलग मोटिवेशन होता है, लेकिन असल मकसद जो है, देखिए पेशा मौल्लिमी जो है तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मरबूत है, इनसे मुंसलिक है। और मैं तो कहूँगा कि ये पेशा नहीं बल्कि एक फ़रीज़ा है जिसे हम जैसे और आप जैसे लोग जो तो बेहतरीन अंदाज में जो तो अंजाम दे रहे हैं। तो पेशा मौल्लिमी आपने जो तो क्यों अपनाया है, इसका रीज़न, ये एक आम और कम मेहनत करने वाला पेशा है। गलत भाई, आम और कम मेहनत करने वाला पेशा है तो इसके लिए अपनाया है, गलत। मुझे तदरीसी पेशे में दिलचस्पी है, हाँ ठीक है, कुछ हद तक के सही है। आगे बढ़ जाते हैं और आगे के ऑप्शन भी देते हैं। इस पेशे में बोलने की बहुत ज़्यादा मौके है, तो सिर्फ बोलने के ज़्यादा मौके, इसके लिए हमने टीचर बनना पसंद किया, ये भी गलत है। मौल्लिम की तनख्वाह में इजाफा कर दिया गया है, अरे भाई ये तो गलत ही है। यानी यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या 2 हम लोग का जो तो यहाँ पर सही होता है कि मुझे तदरीसी पेशे में दिलचस्पी है। यानी आप लोग का टीचिंग जो तो आप लोग का एक पैशन है, आप में दिलचस्पी है, आप उसमें जो तो इंटरेस्ट रखते हो, इसीलिए आप लोगों ने मौल्लिम बनना जो तो पसंद किया है। ठीक, आइए बढ़ जाते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हम लोग का सवाल नंबर 10। गाइस वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन आप लोग ज़रूर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर कोई तालिब इल्म आपकी कमरा जमात में गैर हाजिर है तो बतौर मौल्लिम आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 तालिब इल्म को गैर हाजिरी के लिए सज़ा देंगे, सज़ा देना कहीं पर भी मकसद नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 काट दीजिए। कुछ भी नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 कुछ भी नहीं करेंगे मतलब तलबा जैसे कर रहे हैं वैसे करने देंगे, तो भाई ये भी गलत है।
तदरीस के लिए कुछ दिलचस्प तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 देखिए, वजूहात को जानने और इन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि तलबा क्यों गैर हाजिर है, उसकी वजह जानेंगे और उनकी जो गैर हाजिरी की वजह है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर 4 नहीं होता तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का हो सकता था कि तदरीस के लिए कुछ दिलचस्प तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे। भाई जब बच्चा क्लास में प्रेजेंट ही नहीं है तो आप कितने ही तरीके तदरीस का जो तो अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर लें। बच्चे को जो तो वो पल्ले पढ़ना ही नहीं, बच्चे है ही नहीं प्रेजेंट, तो क्या कहाँ हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही होता है। अगर ऑप्शन नंबर 4 नहीं होता तो हम लोग कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 3 के साथ जो तो जा सकते थे। यहीं पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 जो है तो ये सही होता है। आइए बढ़ जाते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। अब अगला सवाल क्या कहता है कि कमरा जमात में तदरीस के दौरान आपसे कोई गलती हो जाती है। एक मिनट रुकेंगे, थोड़ा ड्रैक हो गया है। हाँ, ये देखिए, कमरा जमात में तदरीस के दौरान आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप दर्ज झील में से क्या करना चाहेंगे। ठीक, देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर 1 है अपनी गलती को कबूल करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इन पर तवज्जो नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसे भूल जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो याद रख लीजिए, अपनी गलती को कबूल करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इस पर तवज्जो नहीं देंगे। तवज्जो नहीं देंगे तो कैसे होगा भाई। इसे भूल जाएंगे, भूलना भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं, ये कैसे हो सकता है। याद रखिए, हमको हमारी गलती का एतराफ़ कर लेना है कि ठीक है मुझसे ये गलती हुई है। अगर आप ऐसे करोगे तो ये गलती को कबूल करने का, या कमरा जमात में तदरीस के दौरान आपसे कोई गलती हुई है तो ये इसका एक बेहतरीन ज़रिया जो है तो साबित होगा कि आप अपनी गलती को कबूल कर लें। सवाल नंबर 12 देख लेते हैं। अगर तालिब इल्म पढ़ाई में अदम दिलचस्पी का इजहार कर रहा है, अदम दिलचस्पी यानी कि वो जो तो इंटरेस्ट नहीं बता रहा है, तो आप बहैसियत मौलिम क्या हिकमत अमली इस्तेमाल करेंगे या इख्तियार करेंगे। देख लीजिए, इसे सज़ाएँ देंगे या इसे सज़ा देंगे। तो भाई सज़ा देना तो कहीं पर भी नहीं है, ऑप्शन को काट ही दीजिए आप। ऑप्शन नंबर 2 वालिदैन से शिकायत करेंगे। भाई शिकायत भी नहीं करनी है। शिकायत क्यों करेंगे। एनसीएफ कहता है कि सज़ा भी नहीं देना है, शिकायत भी नहीं करना है। अदम दिलचस्पी के असबाब मालूम करेंगे। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है कि अदम दिलचस्पी के असबाब मालूम करते हुए इसके लिए खुसूसी हिकमत अमली तय करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा जो तो सही होगा। अगर ऑप्शन नंबर डी नहीं होता तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ में जा सकते थे। ठीक, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हम लोग का जो है तो सही है और यही जवाब हम लोग का सही है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल काफ़ी अच्छा है। देखिए, अदारा अक़वाम मुत्तहिदा की कौन सी शाख तालीम से मुंसलिक है। अब यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1 2 यानी TWO, ऑप्शन नंबर 2 UNSC, ऑप्शन नंबर 3 यूनिसेफ और ऑप्शन नंबर 4 यूनेस्को। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पर आप लोग का जो जवाब सही होगा वो जवाब है आप लोगों का कौन सा, यस, यूनेस्को। ठीक, कौन सा जवाब सही होगा आप लोग का, जवाब यहाँ पर सही होगा आप लोगों का यूनेस्को। ठीक, अब आप लोग देख लीजिए, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी मालूमात जो है तो आप लोग को दे देता हूँ कि जो UNS है यहाँ पर, ये तो 2 तो कोई बिलोंग ही नहीं करता है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये UNSC जो है तो ये UNSC दुनिया भर में शांति और सेफ्टी के लिए जो तो ये बनाया गया एक अदारा है। उसके बाद में यूनिसेफ को अगर आप लोग अगर देखें तो ये हमारी दूसरी आलमी जंग के बाद में जो तो इसका वजूद अमल में आया था और ये बच्चों की लिए खाना और उनके जो स्वास्थ्य यानी कि उनकी जो फिज़िकल जो हालत है उनकी, तो इसके लिए जो तो ये कोशिश करता है। और यहाँ पर हम लोग का जो यूनेस्को है तो ये यूनेस्को तालीम के लिए कोशिश करता है। शिक्षा, जो समाज में जो समाजी साइंस है, संस्कृति यानी कि हमारी जो तहज़ीब है, हमारा जो संचार माध्यम है, जो हमारे ज़राए अबलाग है, तो ये उसके लिए कोशिशें करता है। तो यहाँ पर आपका जवाब जो है तो कौन सा, डी वाला आपका जो है तो ये सही हो गया। ठीक है, आइए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
समई व बसरी आलात से तलबा क्या हासिल कर सकते हैं? समई व बसरी आलात से, याद रख लीजिए कि समई व बसरी आलात कहा गया है, तो समई व बसरी आलात से तलबा जो है तो क्या हासिल कर सकते हैं? देख लीजिए, नज़्म ज़ब्त बिल्कुल भी नहीं। समई व बसरी का मतलब क्या होता है? समई का मतलब होता है सुनने वाली और बसरी का मतलब होता है दिखने वाली यानी देखने वाली, और समई व बसरी का मतलब होता है जिसको हम सुन भी सकते हैं, जिसको हम देख भी सकते हैं। तो इससे जो तो क्या हासिल हो सकता है? सिर्फ नज़्म ज़ब्त हासिल होगा? ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। सोच विचार की महारत हासिल होंगी, ठीक है, कुछ हद तक कह सकते हैं। खामोशी इख्तियार करेंगे, ये भी नहीं हो सकता है। ख़यालात की तफ़हीम, यस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि समई व बसरी आलात को बच्चे देखेंगे भी, सुनेंगे भी, और इसके ज़रिए से वो जो है तो क्या करेंगे? अपने ख़यालात की तफ़हीम करेंगे, यानी जो चीज़ को वो सुन रहे हैं उस चीज़ को वो जो है तो और क्या करेंगे? समझेंगे भी, ठीक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है तो सही हो गया। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, पढ़ने के इब्तदाई मरहले में उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए। अब किस लिए देनी चाहिए? तो ये देख लेते हैं हम लोग कि किस लिए देनी चाहिए, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 है हुरूफ तहज्जी का या हुरूफ के आवाज़ के मुताबिक हुरूफ के आवाज़ के मुताबिक को फ़रोग देना, यानी हुरूफ के आवाज़ के मुताबिक इसको जो है तो फ़रोग देना, ठीक। कुछ हद तक कि हम लोग इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ने में दुरुस्तगी की अलामत है, यानी पढ़ने में दुरुस्तगी पर जो तो काम करना, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 है हुरूफ तहज्जी को याद करना। भाई याद करना तो कतई मकसद नहीं है। पढ़ने में रवानी, तो सिर्फ इब्तदाई मरहले पे उस्ताद को तवज्जो किस पर जो तो देनी चाहिए? तो उस्ताद को किस बात पर तवज्जो देनी चाहिए? आइए देख लेते हैं। यहाँ पर हुरूफ की आवाज़ के मुताबिक इसको फ़रोग देना, ये हमारे जो है तो इब्तदाई मरहले पर जो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रवानी से पढ़ना, भाई उनको रवानी से पढ़ना भी पढ़ना सीखे ही नहीं तो रवानी से कैसे पढ़ेंगे? ख़त्म होगी बात। हुरूफ तहज्जी को याद करना तो हो ही नहीं सकता। पढ़ने में दुरुस्तगी, जब वो पढ़ना ही नहीं जानते हैं तो कैसे ही करेंगे? हुरूफ तहज्जी की आवाज़ के मुताबिक इसको फ़रोग देना, यानी हुरूफ अपने जो तो हुरूफ लिखता है, जीम लिखे और जीम की आवाज़ जो तो उसको बताए, ठीक। तो इस तरीके से जो तो वो करे। आइए अगला और आखिरी सवाल है आप लोग का, देख लीजिए कि सुनना और पढ़ना है, यानी सुनना और पढ़ना क्या है? याद रख लीजिए हमारी जो 4 स्किल्स है वो 4 स्किल्स कौन कौन सी है? जो ज़बान की जो सुनने की जो 4 स्किल है, 4 महारतें हैं, वो LSRW यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ऐसी 4 स्किल है। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो तो दी गई है जिसमें कहा गया है कि सुनना और पढ़ना कौन सी महारतें हैं। कौन सी महारत है? दिलचस्प महारत है, ठीक है, कुछ हद तक लेके चलते हैं। गौर फिक्र की महारत है, ठीक है। अख्ज़ी महारत और इजहारी महारत, याद रख लीजिए। यहाँ पर जो हमारी 4 स्किलें हैं, तो जिसमें यहाँ पर इस सवाल का जवाब पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, फिर इस पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा, ठीक। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए सुनना और पढ़ना। सुनना और पढ़ना जो है तो क्या है? ये अख्ज़ी महारत है। अख्ज़ी महारत यानी कि अख्ज़ करना। हम लोग को 2 चीज़ें होती है, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। और इनपुट यानी कि जिससे आप लोग इल्म हासिल कर रहे हो, तो इल्म हासिल आप कैसे कर सकते हो? सुनकर भी कर सकते हो और पढ़कर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कौन सी स्किल होगी? ये जो दोनों एक्टिविटी है ये अख्ज़ी महारतें हैं, ठीक। अख्ज़ी महारत, इन अख्ज़ी महारत को जो तो वसूल की महारत भी जो तो कहा जाता है, ठीक। लेकिन उसके बाद जो 2 बच जाते हैं, बोलना और लिखना। तो बोलना और लिखना जो है तो ये इजहारी महारत है। इजहारी महारत यानी कि आप लोग किसी को इल्म दे सकते हो या अपना इजहार ख़याल आप कैसे कर सकते हो? तो आप लोग या तो बोल कर सकते हो या तो लिख कर सकते हो। तो याद रख लीजिए कि अख्ज़ी महारत जो है तो सुनना और बोलना है, ठीक। और जो इजहारी महारतें हैं वो आप लोग का बोलना और लिखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग का जो जवाब सही होता है कि सुनना और पढ़ना जो है आप लोगों का ये क्या है? ये आप लोगों का अख्ज़ी महारत है, जिसे वसूल की महारत भी जो तो कहते हैं, ठीक। आइए तो गाइज़, मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। सारे के सारे जवाबात मैंने जो तो यहाँ पर लगाया हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। इंशाल्लाह ऐसा ही वीडियो अगले पॉइंट में आप लोग को हाजिर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।